खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट राघवेंद्र जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर यहाँ पर बने रहें। एक एक करके स्क्रीन पर एक एक शेयरों को लेकर के आते हैं और सबसे पहले कल्याण ज्वेलर लेकर के आएंगे। कल्याण ज्वेलर में आज काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने को मिल रहा है और करीब 11% 12% की गिरावट जो है इस शेयर में आज आती हुई दिखाई दे रही है। एक समय 14% तक टूट गया था। सर 8 कारोबारी सेशन में 22% तक टूटता हुआ शेयर ये दिखाई दिया है और लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड का स्टेक यहाँ कम हुआ है, रिटेल शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप आज की गिरावट को कैसे देख रहे हैं? 12% से ज़्यादा टूटा हुआ, 400 के नीचे फिसला है। अगस्त 2024 में वारबर्ग पिंकस ने 2.36 स्टेक जो है वो यहाँ पर खरीदा था। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? फिलहाल सर मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में लॉस बढ़ सकता है। जिस हिसाब से जो है गोल्ड और सिल्वर की प्राइसें बढ़ी हैं, उसकी वजह से जितने भी ज्वेलरी वाली कंपनियां हैं सबको मुझे लगता है इस क्वार्टर में लॉस ही होने वाला है। बिकॉज प्राइस में जो हुआ है राइज वो बहुत तेज हुआ है। तो अगर कस्टमर को उन्होंने 100 ग्राम माल आज बेचा तो सेम रेट पे वो भाव नहीं पकड़ पाए, जिसकी वजह से नुकसान है। मेकिंग चार्ज का एक एडजस्टमेंट है, बट जो प्राइस का अप्रिसिएशन हुआ है उसमें नुकसान बहुत बढ़ गया ज्वेलर्स का। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी इन कंपनियों में प्रेशर और रहेगा, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो या बाकी और कंपनियां हो। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अप्रिसिएशन है। अभी इसको अवॉइड करने की राय है सर। बाई बिल्कुल मत करिए, अभी इसको अवॉइड कीजिए। अच्छा, बाकी इसको तो अवॉइड कर देंगे सर। सोने चांदी को लेके क्या व्यू है सर? आपकी निगाहें रहती हैं काफ़ी और आपका तो खैर अब विस्तार भी उस तरफ काफ़ी ज़्यादा है। किस तरीके से सर आप देख रहे हैं ये, मतलब थमेगी रैली? क्या टारगेट आपने कुछ मन में सोचे हैं? इसके भी चार्ट देखते हैं सर? जी सर, देखते हैं, चार्ट तो देखते ही हैं और फिजिकली भी हम लोग ट्रेड करते हैं। ज्वेलरी स्टोर है हमारा। हाँ तो वही। देखते हैं, अभी लग रहा है सर कि ये गोल्ड की प्राइस $5200 $5300 पे जाके रुकेगी। मतलब 1,70,000 1,75,000 के आसपास जाना है गोल्ड का रेट। और चांदी का रेट जो है 4 साढ़े 4 लाख पे जाके रुकेगा, $106 से लेकर के $112 के बीच में। सो अभी कहीं भी जो है मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट कहीं पे जो है स्टॉप लॉस अभी होने वाला है। मेरे हिसाब से अभी जिन लोगों के पास है वो होल्ड करें या फिर सिल्वर और गोल्ड बीच में इन्वेस्टमेंट करें। सबसे बड़ी चीज है सर कि आप जो है अगर चाहें तो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में भी निवेश करके रख लीजिए और वही आपको अप्रिशिएट रहेगा। मुझे करेक्शन 2-4-5% से ज्यादा कहीं दिख नहीं रही है। और अभी आने वाले टाइम में देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि शॉर्टेज भी दिखाई देगा इनका, क्योंकि मेटल शॉर्टेज होगा तो प्राइस में बहुत ज्यादा जो है डिसरप्शन हो सकता है, जो कि फिजिकल प्राइस है और जो ऑनलाइन प्राइस है उसमें। तो इसके प्राइस में मुझे लगता है बहुत ज्यादा जो पैरिटी होने वाली है, डिस्पैरिटी रहेगा। तो देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अभी रुकेगा प्राइस। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए कि बहुत लोग डर भी रहे हैं अब, क्योंकि मतलब करंट लेवल पे आने के लिए अब 3 लाख पे लेवल क्रॉस हो रहा है। तो वो आप उनको क्या सलाह देंगे? क्या जो लोग थोड़ा लेट से जगे या नहीं पता लगा, अब वो अपने दोस्तों से सुन रहे हैं इनके पैसे डबल हो गए, तो उनको क्या अभी करंट लेवल पे पैसे लगाने चाहिए सिल्वर ETF के लिए? अगर नज़रिया बहुत लंबा नहीं है तो मान लीजिए 6 महीने का नज़रिया है, तो आप उनको 6 महीने का भी व्यू है सर तो बिल्कुल लगाइए। 6 महीने में भी आपको यहाँ से 40 से 50% का प्रिसिजन दिखेगा। सो मेरे हिसाब से ये पूरा साल जो है आप देखिएगा मेटल के लिए फिर से होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ 2028 तक मेटल में रहेगी तेजी, 2028 के पहले रुकेगा नहीं। आप देखिएगा गोल्ड जो है 8,000 से $9,000, सिल्वर जो है 200 से $250, ये दिखना ही दिखना है अगले 4 से 5 सालों में। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ETF में जा रहे हैं, तो भी आप कम से कम अभी तक शुरू नहीं किया है तो अभी भी चालू करिए और आप इसको लेकर के रखिए। ठीक है, अभी भी करंट लेवल पे आप जो है यहाँ पर सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। इस बीच हमारे एक ममराज साहब हैं दर्शक, कह रहे हैं वेलकम हमारे चहेते छोटे भाई, हम मोगैम्बो को सर्वोपरि रखेंगे। अच्छा, आज मोगैम्बो बना दिया भाई, ये मतलब कभी विनोद काम्बली कभी मोगैम्बो। बहुत शानदार। लोगों का प्यार है सर, जो भी नहीं नाम बिल्कुल सर, देते हैं, मतलब जी बात बस इसमें कोई ज़रा नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद समझ के ले लेना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बीच हरि प्रकाश जी कह रहे हैं विपुल जी आजकल आप लोगों की कमेंट्री और ऐड एक साथ चलते हैं, तो हम लोगों को आवाज़ सिर्फ ऐड की आती है, कृपया पुराना सिस्टम ही कर दीजिए, ऐड आए तो ऐड आए, कमेंट्री आए तो कमेंट्री। गुरुदेव, सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें यूट्यूब ही करता है, तो वो कब चलाता है, कितना चला रहा है ऐड, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब जानकारी हमारे पास भी पहुंच नहीं पाती है।
तो हमारे हाथ में होता तो बिल्कुल आपकी ये चीज़ें स्वीकार कर लेते। चलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लेकर के आते हैं अगली कंपनी। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबर है। और ये जो है आज 4.25% नीचे, इंट्राडे में जो है अब तो 4.25% नीचे हो गया, 3% से ज़्यादा क्या, अब तो 4.25% से ज़्यादा टूट गया है। लगातार 11वां ये सत्र है जबकि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है सर। बीते एक महीने में करीब 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है और ये शेयर में गिरावट का ये अब तक का सबसे लंबा दौर देखने को मिल रहा है। क्या कोई मतलब रिकवरी के चांसेस हैं? 11 कारोबारी सत्र में 16% टूट गया है, तो क्या इसके बाद पैसे लगा सकते हैं या फिर भाई अब इतना टूट रहा है दूर रहे हो जाए? तो थोड़ा वेट कर लें और 500 के नीचे आ जाए तो ले लें। देखिए वैसे तो जो है बॉटम और टॉप बता पाना मुश्किल है। आपको अपनी कैपेसिटी पता है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, रिस्क का आप कितना झेल सकती हैं या झेल सकते हैं, तो आप एक स्टॉप लॉस लेके चलें। 500 के आसपास आए तो बाई करें। 480 रुपए का स्टॉप लॉस दें। 510 500 के रेंज में बाई करिए। वो एक बेस्ट लेवल है जहां से डिमांड जोन है, बाई कर सकते हैं। ठीक है सर। आज डिक्सन पे बहुत सवाल आ रहे हैं सर, एक बार जरा कवर कर लीजिए। हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी पर बाय करना है 5 शेयर, क्या जो है करना चाहिए? कह रहे हैं एंट्री लेवल क्या रखना चाहिए? सम्माननीय एनालिस्ट राघवेंद्र सर का अभिप्राय क्या है इस पर? आभार जानना चाह रहे हैं, तो सर ये आपकी राय जानना चाहते हैं, बताइए ज़रा। सर देखिए, अगर आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी लेना है तो 10,000 के नीचे उसको आने दीजिए। बाजार में अभी बहुत जो है उतार चढ़ाव है, बॉटम पकड़ना मुश्किल है। 4-5 शेयर लेना है तो आप ले लीजिए। 10,000 के नीचे के लिए भी थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, कैपिटल रखिएगा। 9,800 9,500 आए वहां पे और लेना है अपने को थोड़ा बहुत। कंपनी बहुत बढ़िया है बट अभी थोड़ा सा मार्केट का मूड सही नहीं है, जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स को जो है पिटाई हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस में रखिए कि आप स्टेप बाय स्टेप बाई कर सकें उसको। ठीक है सर। किशोर राय जी हैं हमारे एक दर्शक, उन्होंने सर धनराशि भेजी है। खबर हमको प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा एक धनराशि भेजी तो इनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ADSL को लेकर के जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। ADSL यानी एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड 121 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने 153 पे लिया हुआ है सर। तो 30 रुपये 32 रुपये का नुकसान पर शेयर हो रहा है और कह रहे हैं कि यहाँ पर एवरेज कहाँ पे करनी चाहिए और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और एवरेज कर लीजिए। 120-30 के 20-25 के रेंज में घूम रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको 110 रुपए का स्टॉप लॉस देना चाहिए और आपको यहाँ एवरेज कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करिए, कंपनी अच्छी है नो डाउट, बट मुझे लगता है थोड़ा अभी बाजार का प्रेशर है जिसकी वजह से मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हर कैप की जो कैप उड़ी हुई है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है अभी 1-2 महीना आपको संभल के रहना पड़ेगा। मार्च तक तो पेन रहने वाला है अभी। दर्द अभी बाकी है, इसलिए बात यहाँ पर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, फटाफट देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली खबर। और यहाँ पर ज़रा मुझे लगता है शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। चलिए ओला जो है पर बातचीत कर लेते हैं। सर ओला को लेकर के अभी क्या व्यू है आपका? 10 दिनों की गिरावट के बाद यहाँ पर अब तेज़ी वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। 2% की तेज़ी के साथ आज इसने 34 रुपये 15 पैसे का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 10 कारोबारी सत्र में करीब 25% की गिरावट आ चुकी है। सर ये जो CFO साहब ने इनके इस्तीफ़ा दिया, फिर पहले मैनेजमेंट ने वो घटाई, अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ओला को लेकर के कुछ होगा नहीं होगा, क्या करें? सर बकरे का बाल छील देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाएगा। ओला देखिए ऑलरेडी 50-60% नीचे आ गया। अगर 4-5% ऊपर आ भी गया 10%, तो उससे बहुत ज्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि उम्मीद होनी चाहिए और इमीडिएट लेके स्टॉक ऊपर चला जाएगा। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो हैंगओवर में है और ये स्टॉक मुझे लगता है 30 रुपए का नीचे भी आ सकता है। फिलहाल अभी फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड करें। मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट था, मैं लॉस बुक करके बाहर निकल गया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिनके पास है वो अगर निकल सकते हैं तो निकल जाएं या फिर स्टॉप लॉस 30 रुपए का दे करके होल्ड करें। ये बात यहाँ पर ओला को लेकर के निकल के आ रही है। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उसमें देखते हैं क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही है। JSW एनर्जी पश्चिम बंगाल में जो इनकी सब्सिडरी ने पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए PPA साइन होता हुआ 1.25% के आसपास की गिरावट JSW एनर्जी में कुछ जो है कर लीजिए, एनर्जी आ नहीं पा रही है। सालबोनी में बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड पावर प्रोजेक्ट, ये फिलहाल अपडेट है सर। 1.25% नीचे JSW एनर्जी पे आपकी टिप्पणी क्या होगी?
देखिए सर, मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी मुझे लग रहा है यहाँ से जो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक को बाई करिए और 460 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 495 और 520, ये दो टारगेट होंगे। हम्म, चलिए ये बात जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के, अगली कंपनी जरा पावर ग्रिड लेकर के आते हैं। चलिए, जब बात हमने की कि भाई एनर्जी में दम नहीं है, तो फिर एक शेयर जो आज थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है सर, वो है पावर ग्रिड। कोल्ड स्टोरेज ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर खरीद का प्रस्ताव जो है वो इसका मंजूर हो गया है। डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है और ये करीब 0.25% आधा % के आसपास की मजबूती आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 914 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को यहाँ पर मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है। 256 के आसपास चलता हुआ फ्रेश एंट्री के लिहाज से भी जिनके पास काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी अभी पावर ग्रिड में क्या करें? देखिए, पावर ग्रिड एक अच्छा खासा इस स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया था, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो सर मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहना चाहिए। किसी के पास है तो वो होल्ड करें, किसी के पास नहीं है तो फिर से बाई कर सकते हैं। 340 का स्टॉप लॉस दीजिए, 240 का स्टॉप लॉस दीजिए और 270 265 के लिए आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। जब बात यहाँ पर पावर ग्रिड को लेकर, अच्छा जब पावर की बात चल रही है सर, तो कुछ लोगों के सवाल थे। एक तो टाटा पावर को लेकर के, तो ज़रा पावर में आपको टाटा पावर कैसा लग रहा है, और एक सर इरेडा भी देख लीजिएगा। इरेडा पे भी काफ़ी क्वेरीज आई हैं, काफ़ी नीचे आ चुका है। इन दोनों पे अगर संक्षिप्त में अगर आपका उत्तर मिल पाए तो हम पावर के आसपास ही मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी। अच्छा, एक बार ज़रा हम अपनी पीसीआर की टीम से कहते हैं। अब आ रही है सर कुछ? नहीं सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये हमारे दर्शकों से भी अपील है, मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही है कि आप लोगों को भी नहीं मिल रही है? एक बार ज़रा टिप्पणी कर करके बताइए कि आपको मेरी आवाज़ मिल रही है कि नहीं। लेकिन सर को आवाज़ नहीं मिल रही तो बड़ी समस्या की बात है, बातचीत होगी कैसे? अदानी पावर को भी लेके काफ़ी सवाल है। चलिए, राघवेंद्र जी का लगता है नेट का कनेक्शन में कोई समस्या जो है आ रही है, इसी वजह से उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, वरना दर्शकों को तो आ रही है। चलिए, आप लोगों को नहीं आ रही हो तो बताइएगा। लेकिन इन सब के बीच में ज़रा तब तक हम क्या करते हैं कि फटाफट जब तक वो उनका नेट कनेक्शन ठीक होता है, हम ज़रा एक जो है टीज जो है ले लेते हैं, और वो ये कि हमारा एक और वेबिनार आ रहा है, और ख़ास तौर से अंशुल जैन जी जो है वो जिस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं स्विंग ट्रेड को लेकर के, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे वो शेयर अपने आइडेंटिफाई करते हैं, स्विंग ट्रेड होता क्या है, इन तमाम पहलुओं में बातचीत वो करेंगे। और बाज़ार के मौजूदा माहौल में अभी कैसे रणनीति बनानी चाहिए, मार्केट की ब्रेथ को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, किनको अवॉइड करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। 7 तारीख को आप जो है जुड़िए पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो है 28 फरवरी को। ये 2 पार्ट में होगा, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक ही बार में आपको देनी है। 2499 रुपये की ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। जुड़िए हमारे साथ। अब आवाज़ आ रही है सर? राघवेंद्र सर जुड़ चुके हैं? आ रही है सर। जी सर, वो मुझे लगता है कुछ इंटरनेट की समस्या हो गई, क्योंकि जनता जनार्दन को तो आ रही है, मैंने पूछा अभी। तो सर मेरा सवाल था, चूँकि पावर के इर्द गिर्द ही थम लगा लेते, तो टाटा पावर, अदानी पावर और इरडा, ये 3 शेयर इसको अगर हम कवर कर लें तो हम पावर के इर्द गिर्द अपना थम जो है प्लान कर लेते हैं। अभी पहले टाटा पावर बिल्कुल, एक तो टाटा नहीं चल रहा, ऊपर से पावर नहीं चल रहा, तो ये दोनों ग्रह इसके लिए ख़राब हैं। क्या करना चाहिए सर? सर देखिए, पावर ऑलरेडी पिछले साल बहुत तेज चला था, अब थोड़ा सा आराम भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा अभी ये साल आराम कर रहे हैं। चाहे वो अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, चाहे कोई और पावर कंपनियां हो, आरईसी हो, पीएफसी हो। सो मेरे हिसाब से अभी टाटा पावर जो है ये बिल्कुल सही समय है बाई करने का। ओवरऑल जो जो सेक्टर है ये बिल्कुल यहाँ से बाई कर सकते हैं। 5% 10% का स्टॉप लॉस लेकर के चलिए, 5% का स्टॉप लॉस बनता है, और थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। 348 रुपए के आसपास है, 320 रुपए तक बाई करना है, 310 रुपए का स्टॉप लॉस देना है, और फिर से स्टॉक आपको 390, 415, 440 तक जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर देखा जाए अडानी पावर को, तो 136 रुपए के आसपास है, बाई कर सकते हैं 120 रुपए तक। 110 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, और स्टॉक ये भी स्टॉक 170 75 तक जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, साल भर का टाइम दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज अभी ये स्टॉक जो है इमीडिएट अभी स्प्लिट हुआ है, बोनस हुआ था, तो मेरे हिसाब से इमीडिएट कोई रैली नहीं मिलेगी, लेकिन साल भर 2 साल का टाइम दीजिए, स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। चलिए, ये तीनों शेयर पे जो है फटाफट हमने कवर कर लिए। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं और देखते हैं कि
क्या चल रहा है आरबीएल बैंक को लेकर के फ्लैट ट्रेड करता हुआ। बैंक में 74% तक के स्टेक अधिग्रहण प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। सीसीआई ने एमिरेट्स एनबीडी के अधिग्रहण प्रस्ताव को यहाँ पर मजबूती दी है। और इतनी बड़ी खबर है फिर भी यहाँ पे शेयर फ्लैट ट्रेड करता हुआ। बैंक में 74% तक के स्टेक का एक्विजिशन जो है वो किया जा सकता है। सर आरबीएल बैंक 295 के आसपास कुछ दम है क्या? बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई दम है। न्यूज आने के बाद भी कोई दम दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्टॉक को अभी अवॉइड कीजिए। मुझे लगता है 280 रुपए तक स्टॉक आना चाहिए। 280 तक आ सकता है। चलिए टाटा स्टील ज़रा देख लेते हैं। टाटा स्टील पे क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आ रही है। टाटा स्टील जो है त्रिवेणी पैलेट्स में 50.01% स्टेक एक्विजिशन को मंजूरी यहाँ पर मिली है। सीसीआई ने स्टेक खरीद की डील को मंजूरी दे दी है। अच्छा, सीसीआई आजकल मंजूरी बड़ी फास्ट दे रहा है। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आपको बता दें कि आज करीब आधा पौना % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 182 183 के आसपास ट्रेड करता हुआ टाटा स्टील। क्या कमेंट सर आपका? मेटल में सेल टाटा स्टील जैसे पे अभी स्टील में वैसी रैली कब आएगी सर जैसे ये सब सिल्वर में कॉपर में आ गई? सर देखिए, स्टील अभी अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने 170 के ऊपर। सो आई बिलीव ये स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, तो एक डिप आ सकता है। सो अभी फिलहाल यहाँ लेने की राय नहीं है। 170 के रेंज में आएगा तो बाई करिए, 195 200 के लिए। चलिए ठीक है सर। इस बीच जो है फटाफट एक आध नतीजों पर भी जरा हम एक सरसरी निगाह जो है वो डाल लेते हैं। और ख़ास तौर से जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आज काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई है। काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं। विक्रम सोलार पे प्रॉफिट ज़रूर बढ़ा है, पर रेवेन्यू को देख के लग रहा है कोई एक्स्ट्रा इनकम जैसी चीज़ यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं। विक्रम सोलार पे अभी क्या व्यू ले रहे हैं सर आप? विक्रम सोलार से देखिए, स्टॉक ने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। सो अगर किसी के पास है तो वो होल्ड करें। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डाउन साइड है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है। सो 197 के आसपास है। अगर 180 190 के रेंज में आए तो और ऐड कीजिएगा। 175 का स्टॉप लॉस दीजिए। चलिए ये बात जो है निकल के आई है। और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा एक नतीजों वाली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे जरा नज़र डाल लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इधर लगातार चर्चाओं में बना रहा। प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। एनआईआई भी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। 15-16% के आसपास बढ़ता हुआ 2341 के आसपास करोड़ के आसपास। एनपीएस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। मामूली जो है गिरावट देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही बेसिस पे। सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जब आईपीओ आए थे तो काफ़ी उत्साह था, अभी थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन क्या करना चाहिए अभी? सर देखिए, स्टॉक ऊपर से बहुत तेजी से नीचे आया, अब 1000 रुपए के रेंज में है। मुझे लगता है एक बार यहाँ पे बाई करने का रिस्क लेना चाहिए। 980 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 1040 1060 के लिए बाई कर लीजिए। जी एक सर जरा जेएनके बैंक देख लीजिए। जेएनके बैंक आज अच्छा मोमेंटम में है। काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी यहाँ पर, और इसका मुनाफा करीब डबल डिजिट में बढ़ा है, 10.4% के आसपास। और बड़ी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बढ़ा। पहलगाम का अटैक हुआ और उसके बाद से कई सारी विपरीत परिस्थितियाँ वहाँ पर रहीं, पर रिजल्ट्स अभी तक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपकी राय क्या रहेगी जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर के? और जिनके पास है क्या वो होल्ड करें, और जो लोग नतीजे देख करके खरीदना चाह रहे हैं उनको 102 103 पे खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, आज की रैली होने दीजिए। मुझे लगता है कि एक बार ये 104 जाते जाते रुकेगा, 104 क्रॉस करेगा तब एंट्री करेंगे। नहीं तो सर ये बहुत बड़ी कोई रैली नहीं है, ये फिर से आपको 100 रुपए के नीचे स्टॉक दिखाई देगा। तो इस पे रैली पर जो है वो क्या है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वो वही वाली बात है कि मतलब यहाँ पर अभी फंसेगा मत। चलिए एक आईटी ले लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम में जो है प्रॉफिट डाउन हुआ है, 7% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू जो है वो करीब 6% बढ़ा है। एबिट की बात करें तो 7% के आसपास की नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर रही है। मार्जिन्स लगातार घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, जी आईटी स्टॉक्स में ओवरऑल सब जगह प्रेशर है, और अभी
परफॉर्मेंस का प्रेशर है ही, अभी ऑर्डर बुक का भी प्रेशर है। सो बट ये कंपनियां ऐसी हैं जैसे जैसे परसिस्टेंट हो गया, एचसीएल टेक हो गया, एम्फेसिस हो गया, इनका बिजनेस जो है बहुत ज्यादा यूएस से नहीं है। सो मुझे लगता है थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है इनको, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल आईटी सेक्टर प्रेशर है। परसिस्टेंट सिस्टम जो है अभी 6100 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाई कर सकते हैं। 6050 का स्टॉप लॉस दीजिए, 6300 का टारगेट होगा, अगले महीने की एक्सपायरी वाला ट्रेड आप बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है सर, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते रहिए, नीचे मिले तो बाई करिए है, और अगर ऊपर जाए तो बेच देना है। तो ये 300-400 रुपए के रेंज में रहेगा अभी फिलहाल। जी, चलिए इसी के साथ जो है हम अपने इस विशेष सेगमेंट को करते हैं समाप्त।